Hello everyone and welcome back to my playlist of ANS Pharmacology Autonomic Nervous System Pharmacology जो हम मिनी कैटजंग से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 आज करेंगे। चैप्टर का नाम है कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड सो इसको तोड़ के आपने समझना है। एक इसका कंपोनेंट है कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग और दूसरा कंपोनेंट है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग। अब ये पहले तो दोनों वर्ड समझ लें कि इस पूरे चैप्टर में हमको ये दो तरह की ड्रग्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग, यानी कि वो ड्रग्स हैं जो कोलिनोरिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी। ओके और ये बात समझ में आने के लिए ये जरूरी है कि आपको कोलिनोरिसेप्टर का मतलब पता हो कि व्हाट डज दैट मीन। देखें ये वीडियो तब या इसके आगे जितनी भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियोस हैं ये तब समझ में आएंगी जब आपने चैप्टर नंबर 6 की मेरी जो वीडियो है वो ऑलरेडी देखी हुई है, समझी हुई है। वो नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर वीडियो देखो ही मत, अभी से बता रहा हूँ। खाम अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं भाई। पहले जाके चैप्टर 6 की वीडियो देख लो, लिंक मैं ये दे रहा हूँ यहाँ पे, और वो वीडियो समझ में आएगी तब जाके ये समझोगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि कोलिनोरिसेप्टर किसको बोलते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं उस चैप्टर में तो यू रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 6 जब किया था तो उसमें ये टेबल किया था और ये है ही सबसे पहला टेबल इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी का, और लिखा भी है हाई यील्ड टर्मिनोलॉजी, जो मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रिसेप्टर का नाम हमने यूज किया था कोलिनोरिसेप्टर। कोलिनोरिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन काम करता है। सो अगर किसी भी सेल पर या किसी भी न्यूरॉन पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर, सपोज ये एक न्यूरॉन है और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक रिसेप्टर है विच इज अ रिसेप्टर फॉर एसिटाइलकोलिन, तो ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर कहलाएगा कोलिनोरिसेप्टर या कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो any receptor on which acetylcholine is working is known as cholinereceptor। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं हमने लास्ट टाइम इसी चैप्टर में चैप्टर 6 में ये पढ़ा था कि रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। These receptors are either muscarinic receptors or they are either nicotinic receptors। So ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं या कोलिनोरिसेप्टर्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर दे आर मस्कुरानिक और निकोटिनिक। तो वो रिसेप्टर जिन पे एसिटाइलकोलिन काम करता है उन्हें हम कहते हैं कोलिनोरिसेप्टर। ये कितनी तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, ए मस्कुरानिक रिसेप्टर एंड बी निकोटिनिक रिसेप्टर। अब अगला सवाल ये है, तो पहली चीज कि कोलिनोरिसेप्टर्स हैं क्या, इसका जवाब आपको चैप्टर 6 की वीडियो में मिलेगा। तो पहले इसीलिए कह रहा हूं वो वीडियो जरा गौर से देख करके आओ कि व्हाट आर कोलिनोरिसेप्टर। दे आर एनी रिसेप्टर एनीवेयर इन द बॉडी व्हिच बाइंड विद एसिटाइलकोलिन। और ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, मस्कुरानिक एंड निकोटिनिक। तो अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कोलिनोरिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है तो उसे हम कहते हैं कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वर्ड समझ में आएगा, वरना अगर कोलिनोरिसेप्टर ही नहीं पता, यही नहीं पता कि कोलिनोरिसेप्टर की टाइप्स क्या हैं, तो घंटा नहीं समझ में आने लगा कि कौन कौन सी एक्टिवेटिंग ड्रग्स हैं, क्या करेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। फार्माकोलॉजी वर्क्स ऑन स्टैगरिंग लैडर अप्रोच। लैडर अप्रोच का मतलब ये होता है कि पहले आपने इस स्टेप पे पांव रखना है, फिर इस स्टेप पे पांव रखना है, फिर इस स्टेप पे पांव रखना है, फिर यहाँ पहुंचोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जमीन से उठ के डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच जाओ। अगर आप डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 6 की वीडियो नहीं देखी हुई आपने तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके सो गो वॉच चैप्टर 6 वीडियो फर्स्ट, फिर यहाँ पे आए। तो कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, यानी वो ड्रग्स जो कोलिनोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। और दूसरा हमने डिस्कस करना है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग। अब अगेन ये तब समझ में आएगा जब कोलिनेस्टरेज का पता होगा। देखो एसिटाइलकोलिन जब आपके न्यूरॉन्स में या किसी भी जगह पे ये न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है, बन के रिलीज हो रहा है इनटू द साइनेप्सेस, वो सारी जिंदगी पड़ा नहीं रहता। यू नो देयर इज अ कंपाउंड इन द बॉडी, देयर इज एन एंजाइम इन द बॉडी व्हिच इज नोन एज कोलिनेस्टरेज। ये कोलिनेस्टरेज आकर एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है। जब एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका एक्शन खत्म हो जाता है। अब बात यहाँ पे हो रही है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग, यानी ये जो कोलिनेस्टरेज है इसी को इनहिबिट कर दें अगर, तो जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो एसिटाइलकोलिन इनहिबिट नहीं होगा, और एसिटाइलकोलिन इनहिबिट नहीं होगा तो इसके लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसके लेवल्स बढ़ जाएंगे तो कोलिनोरिसेप्टर यानी एसिटाइलकोलिन कोलिनोरिसेप्टर पर ही काम करता है ना, वो रिसेप्टर एक्टिवेटेड रहेंगे। तो एक्चुअली कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग एक ही काम करती है। इन दोनों ड्रग्स का काम ये है कि कोलिनोरिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेटेड रहें। कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग का मैकेनिज्म ये है कि दे गो एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर,
these are drugs other than acetylcholine but they can activate the receptor. और cholinesterase inhibiting ये करते हैं कि they inhibit the cholinesterase, जिसके नतीजे में acetylcholine inhibit नहीं होता और इसके levels बढ़ जाते हैं तो more action on the receptor. तो इन दोनों classes of drugs में किसका एक्शन बढ़ेगा? एसिटाइलकोलिन का एक्शन बढ़ेगा. और एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स पे काम करता है उन रिसेप्टर्स का नाम क्या है? उन रिसेप्टर्स का नाम है कोलिनोरिसेप्टर. तो एसिटाइलकोलिन का एक्शन बढ़ेगा, ये बात आपने याद रखनी है. इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम जितनी भी ड्रग्स डिस्कस करेंगे उन सारी ड्रग्स का काम ये है कि वो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ाएंगी, वो कोलिनोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी. इसीलिए कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स हैं. अगर वो कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटिंग ड्रग्स हैं तब भी वो एक्चुअली एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर रही हैं और कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है. सो द बॉटम लाइन ऑफ द होल चैप्टर नंबर 7 इज द फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट anything which is increasing either the levels of acetylcholine or the action of acetylcholine. So अब हमको ये पता करना है कि भाई एसिटाइलकोलिन का एक्शन होता क्या है. इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, यानी कि जो कोलिनोरिसेप्टर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. मैंने आपको बताया ये रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, मस्कुरानिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर. अब ये रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ कहाँ, इसके लिए दोबारा इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में. सो अगर आप चैप्टर नंबर 6 में जाएं, हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी इस वीडियो में जिसमें बहुत ब्यूटीफुली ये बताया गया है कि एसिटाइलकोलिन बॉडी में कहाँ कहाँ किन किन रिसेप्टर्स पे काम करता है. सो इफ यू लुक, ये है सिंपैथेटिक चेन. तो जितने भी सिंपैथेटिक गैंग्लिया हैं, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है सिंपैथेटिक सिस्टम का, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है और ये गैंग्लिया है. गैंग्लिया में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है? एसिटाइलकोलिन. सिंपैथेटिक गैंग्लिया एसिटाइलकोलिन, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एसिटाइलकोलिन. सो ऑल द गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम हैव एसिटाइलकोलिन. अब मैंने आपको बताया कि एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स पर काम करता है उन्हें हम कहते हैं कोलिनोरिसेप्टर. तो चूंकि यहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, यहाँ कोलिनोरिसेप्टर है. और कोलिनोरिसेप्टर दो तरह के हैं, दे आर आइदर मस्कुरानिक और दे आर निकोटिनिक. तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो यहाँ साइनेप्स कर रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, यहाँ कौन से रिसेप्टर्स हैं इन दोनों में से? इट्स द निकोटिनिक रिसेप्टर. सी एन 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 निकोटिनिक रिसेप्टर. एसिटाइलकोलिन और कहाँ है? एसिटाइलकोलिन वॉलेंट्री नर्व्स जो मसल्स तक जा रही हैं वहां पर भी है और यहाँ भी रिसेप्टर कौन सा है? निकोटिनिक रिसेप्टर. मस्कुरानिक रिसेप्टर कहाँ है? पैरासिम्पैथेटिक जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की गैंग्लिया में निकोटिनिक रिसेप्टर है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में मस्कुरानिक रिसेप्टर है. सिंपैथेटिक सप्लाई टू द स्वेट ग्लैंड मस्कुरानिक रिसेप्टर है. ये रिसेप्टर ये किसी भी तरह इस वक्त इस चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ही नहीं. दिस इज एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन है. सो दिस इज नॉट द डिस्कशन इन चैप्टर नंबर 7. दिस इज नॉट द डिस्कशन इन चैप्टर नंबर 7. चैप्टर 7 में हमें सिर्फ उन रिसेप्टर्स की बात करनी है जो एसिटाइलकोलिन से काम करते हैं. और ऐसे दो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, मस्कुरानिक एंड निकोटिनिक. कहाँ कहाँ हैं ये बॉडी में? ऑल द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, मसल्स की motor supply, and also the sympathetic sweat glands. So these are the distribution of your एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, या यूं कह लीजिए कोलिनोरिसेप्टर्स. तो ये डायग्राम आपको लाजमी पता होनी चाहिए. आपको कोलिनोरिसेप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता, मेरी ये वीडियो इससे आगे मत देखिए. गो टू चैप्टर नंबर 6 वीडियो, मैंने उसका लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है. पहले मेरी वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा. तो ये चैप्टर विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि आपको पता होगा कि कोलिनोरिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ कहाँ हैं. इसीलिए आपको पता होगा कि जब ये ड्रग्स यूज करेंगे तो उसका एक्शन क्या होगा. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू ऑन दिस डायग्राम, मैं इस डायग्राम पे आपसे पूछता हूँ बगैर इस चैप्टर को फर्दर पढ़ाए मुझे बताइए, अगर कोई एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग है, तो एक्टिवेटिंग ड्रग कह रहा हूँ, एक्टिवेटिंग ड्रग है, तो यहाँ पे इम्पल्सेस बढ़ेंगी या कम होंगी? ऑब्वियसली बढ़ेंगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन यहाँ काम कर रहा है मस्कुरानिक रिसेप्टर पे. एंड आई एम टेलिंग यू दैट वी आर यूजिंग एक्टिवेटिंग ड्रग्स. एक्टिवेटिंग ड्रग यूज करेंगे तो यहाँ एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने से बढ़ेगी. सो दे विल बी इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी.
ऐसे ही होगा। मुझे बताइए सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नॉट मच, बिकॉज कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, यहाँ पे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। लेकिन स्वेट ग्लैंड्स पे फर्क पड़ेगा क्योंकि स्वेट ग्लैंड पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। सो बेसिकली ये वर्ड आपने इस चैप्टर में अपने अपने पल्लू से बांध के रखना है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर बॉडी में कहाँ कहाँ है। तो जब कभी मैं कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग यूज करूंगा तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और जहां जहां उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्शंस होंगे। सो एक्शन समझने के लिए, कॉम्प्लिकेशन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर कोलिनोरिसेप्टर्स, ये बॉडी में कहाँ कहाँ हैं। चैप्टर 6 की वीडियो देख लीजिए। ओके, अब देखते हैं ड्रग्स विद एसिटाइल कोलिन लाइक इफेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज कोलिनोमाइमेटिक्स। तो तमाम वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? कोलिनोमाइमेटिक्स। ये मिमिक करते हैं एसिटाइल कोलिन को। एंड दे कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सब ग्रुप्स, और वो 2 मेजर सब ग्रुप्स हैं। वन इज नोन एज डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, द अदर इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं दे एक्ट डायरेक्टली ऑन एनी ऑफ द रिसेप्टर, या मस्कुरानिक रिसेप्टर पे काम करेंगे या निकोटिनिक। आपको दिमाग में रखना है एसिटाइल कोलिन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि एसिटाइल कोलिन से मिलती जुलती ड्रग्स कौन सी हैं। एसिटाइल कोलिन से मिलती जुलती ड्रग्स वो होंगी जो या तो डायरेक्टली एक्शन करेंगी मस्कुरानिक रिसेप्टर पर या एक्शन करेंगी निकोटिनिक रिसेप्टर पर। जो मस्कुरानिक रिसेप्टर पे एक्शन करती हैं दे आर आइदर कोलिन एस्टर्स और दे आर अल्केलॉइड्स। एग्जाम्पल लिखिए इनकी ब्रैकेट में, आर्टिफिशियल एसिटाइल कोलिन एंड अल्केलॉइड्स की एग्जाम्पल है पाइलोकार्पिन। ये थे डायरेक्ट एक्टिंग, जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। ये एसिटाइल कोलिन नहीं है नेचुरल, लेकिन ये आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं। दे आर आइदर एक्टिंग ऑन मस्कुरानिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। क्योंकि देखो अब ये कॉन्सेप्ट अगर शुरू से आपको है कि एसिटाइल कोलिन के 2 रिसेप्टर्स हैं, मस्कुरानिक एंड निकोटिनिक, तो ड्रग्स भी 2 ही रिसेप्टर्स पे काम करेंगी ना। ये एसिटाइल कोलिन से मिलती जुलती ड्रग्स हैं, तो ये जाके नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर पे तो काम करेंगी नहीं। दे विल वर्क ऑन द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और एसिटाइल कोलिन के 2 ही रिसेप्टर है ना, या ये मस्कुरानिक रिसेप्टर पे काम करेंगी या ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेंगी। और फिर ये इनकी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो मस्कुरानिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। एक और कैटेगरी है विच इज नोन एज द इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। सो द कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स consist of 2 major class. Okay, drugs in the direct acting subgroup are further divided on the basis of their spectrum of action, either muscarinic or nicotinic. So ये वाला arm acetylcholine may be considered as the prototype that acts directly on both muscarinic and nicotinic receptor. अब मसला ये है कि ये acetylcholine तो दोनों ही पे काम करता है ना, it works on the muscarinic as well as the nicotinic receptor. Neostigmine is a prototype for indirect acting cholinesterase inhibitor. So these are basically indirect because ये receptor पर direct drug bind नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, ये इसका इनडायरेक्ट एक्शन है। इनडायरेक्ट एक्शन से क्या मतलब है? इनडायरेक्ट एक्शन का मतलब है ये ब्लॉक करती है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को। जब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ब्लॉक हो जाता है तो एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होता और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है, और ज्यादा लेवल होगा तो ये ज्यादा बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से। तो ओवरऑल इफेक्ट तो यहाँ भी यही है कि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन ये एक्टिविटी किसी कंपाउंड के रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक्चुअली जो मॉलिक्यूल एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है यानी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। Therefore, it is known as indirect acting mode of action of cholinomimetic drugs. Okay, so let us now talk about first the direct acting, the first category. Remember, these are the compounds which will directly bind to the receptors. कौन से रिसेप्टर्स? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को क्या कहते हैं? कोलिनोरिसेप्टर्स। कोलिनोरिसेप्टर कितनी कैटेगरी के हैं? 2 कैटेगरी के। वन इज नोन एज मस्कुरानिक रिसेप्टर, द अदर वन इज नोन एज निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, तो डायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे काम करेंगे। दिस क्लास कंप्राइज ऑफ द ग्रुप ऑफ कोलिनेस्टर्स and the second group naturally occurring alkaloid. So these are cholinesters or alkaloids. Okay. Newer drugs are occasionally introduced for a special applications such as neonicotinoids, clothianidine and imidacloprid, fancy names but you have to remember, and other insecticides. The members differ in their spectrum of action. Both factors influence their clinical use. Now, spectrum of action का मतलब ये है कि कौन सा, यूजुअली मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं दे एक्ट, एक तो ये कि ये कोलिनोमाइमेटिक हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर मस्कुरानिक भी हैं और निकोटिनिक भी हैं। यूजुअली दे आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, दे कैन बाइंड टू मस्कुरानिक रिसेप्टर एज वेल एज निकोटिनिक रिसेप्टर और एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। स्पेसिफिक नहीं है, यानी मेरे पास ऐसी कोई ड्रग नहीं है जिसको मैं कहूँ जाकर के मस्कुरानिक रिसेप्टर टाइप 1 पे बाइंड करो। इट्स नॉट लाइक दैट। दे यूजुअली बाइंड ऑन a range of different muscarinics. So they will bind on M1 or M2, maybe
M3 also, M4, M5. मस्कुरानिक और निकोटिनिक में तो फिर भी डिस्टिंक्शन है कि there are drugs which act particularly on muscarinic receptor, there are drugs which particularly act on nicotinic receptor, but जो मस्कुरानिक रिसेप्टर की फर्दर सब टाइप्स हैं उसमें तो डिवीजन और मुश्किल है। अब ये ड्रग्स क्लासिफाई कर सकते हैं हम मस्कुरानिक एगोनिस्ट। अच्छा, अब ये सारे वर्ड्स आपने सीखने देखे फार्माकोलॉजी में। माइमेटिक का मतलब ये है कि किसी एक्शन को मिमिक करना। कोलिनोमाइमेटिक मतलब एसिटाइलकोलिन के एक्शन जैसा एक्शन। इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब ये है कि ये एक रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर चालू हो जाता है एसिटाइलकोलिन के अटैच होने से। अगर मेरे पास एक और कंपाउंड है विच इज कंपाउंड ए, इसके अटैच होने से भी ये रिसेप्टर चालू हो जाता है। सो चालू हो जाता मतलब इसे अपनी सिग्नलिंग ऑन कर देता है। सो दैट ड्रग ए इज एन एगोनिस्ट टू एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये वैसे ही एक्शन करवा रहा है। अगर ये इसके एक्शन को ब्लॉक करता है तो हम इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। बट यहाँ हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो एसिटाइलकोलिन जैसा एक्शन करते हैं। सो यू आइदर कॉल देम माइमेटिक और you also can call them agonist. Okay, now these muscarinic agonists are, ये वर्ड अब जरा सुने, parasympathetomimetic। क्यों? क्योंकि जो ये ड्रग्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो एसिटाइलकोलिन के सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी वो एक्चुअली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। अब आप मुझसे सवाल करें क्यों? रीजन ये है कि भाई ये डायग्राम अगर आपने चैप्टर 6 में मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको पता है। मुझे बताएं कौन सा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, जो एसिटाइलकोलिन यूज कर रहा है? एक्चुअली पैरासिम्पैथेटिक। सो दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो एसिटाइलकोलिन यूज करता है। सिंपैथेटिक चेन में गैंग्लिया में तो यूज हो रहा है एसिटाइलकोलिन, लेकिन जो एंड ऑर्गन है उसमें नहीं यूज हो रहा, सिवाय स्वेट ग्लैंड के। स्वेट ग्लैंड में एसिटाइलकोलिन यूज हो रहा है, लेकिन बाकी जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है। ये देखिए ना आप, डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को अप करेगा। सिंपैथेटिक पे सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स पे तो एक्शन होगा, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं होगा कोई भी एक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन जैसी ड्रग्स होंगी या कोलिनर्जिक माइमेटिक होंगी या कोलिनोमाइमेटिक होंगी या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होंगी, वो एक्चुअली पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक होंगी, यानी वो पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन को मिमिक करेंगी। ठीक है, therefore they mimic the action of parasympathetic nerve stimulation. So remember this point. 5 ग्रुप्स हैं मस्कुरानिक रिसेप्टर के, M1, M2, M3, M4 and M5, जो हमने पिछली वीडियो में भी एक्चुअली डिस्कस किए थे। You remember, these are the different subclasses of muscarinic receptor. These are the classes of nicotinic receptors, and each one of the receptor is operated by a different G-coupled protein. तो second messenger system इनका अलग-अलग है। एक GQ प्रोटीन को यूज कर रहा है और GQ प्रोटीन को यूज करने वाले muscarinic receptors हैं muscarinic receptor 1, muscarinic receptor 3 and muscarinic receptor 5। अगर आपको ये पता करना है कि ये receptors बॉडी में कहाँ होते हैं, again go back to this chapter and there was a beautiful table telling you exactly कि कौन सा रिसेप्टर बॉडी में किधर है। सो M1 is for example in the nerve endings, M2 is in the heart. So go through this diagram and table and you will know कि receptors किधर हैं। Behral, some of them are utilizing GQ, second messenger system, leading to increased levels of inositol triphosphate and diacylglycerol, and ultimately it will be increased calcium in the cell. And some of them are using G inhibitory second messenger system जो cyclic AMP को decrease करेंगे। So inhibitory है तो decrease करेगा cyclic AMP को। Okay, and muscarinic receptors are basically sodium potassium ion channels जो depolarizing current को activate करते हैं। Now going back to the primary concept, we are talking about the direct acting cholinomimetics, यानी वो drugs हैं जो directly acetylcholine receptor पे काम कर रही हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम कर रही हैं और ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को मिमिक करेंगी। ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, जो निकोटिनिक एगोनिस्ट है ये भी एसिटाइलकोलिन जैसा ही एक्शन करेंगे, लेकिन ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे करेंगे। और निकोटिनिक रिसेप्टर बॉडी में कहाँ होता है? अगेन इफ यू गो बैक टू दिस डायग्राम, यू सी ऑल दी सिंपैथेटिक सिस्टम के जो गैंग्लिया यानी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जहां साइनेप्स कर रहे हैं, दिस इज द निकोटिनिक रिसेप्टर एंड योर सोमैटिक मसल्स, आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं। सो निकोटिनिक एगोनिस्ट act on both the ganglionic and the neuromuscular cholinereceptors and they activate them.
ऑन द अदर हैंड स्लाइटली सिलेक्टिव मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट अभी हम बात नहीं करते क्योंकि इस पे एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। अब इस वक्त हम एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। हर वो ड्रग इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जो एसिटाइल कोलिन जैसी है या एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन रखती है या एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे लगती है या इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटाइल कोलिन माइमेटिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स, क्योंकि ये सारा एसिटाइल कोलिन जब एक्टिवेट होगा वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ हाउ डू दे वर्क? अगर हम बात करें मस्कुरानिक रिसेप्टर्स की, सो दे वर्क थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जो मैंने यहाँ सारे आपको डिफाइन किए हैं वही सब यहाँ लिखे हुए हैं। GQ प्रोटीन जो है that is coupled with M1 and M3 muscarinic receptors, and ultimately we have increased levels of inositol triphosphate and diacylglycerol, which leads to release of calcium and more action potential type of thing. अच्छा, जी इनहिबिटरी के साथ जो लिंक्ड हैं वो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स M2 और M4 हैं, एंड दे लीड टू डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक AMP. सो दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर मस्कुरानिक रिसेप्टर्स. Nicotinic receptors जो हैं they are basically sodium potassium channels, so they increase the sodium potassium conductance. As a result there is membrane potential की differences and depolarization wave start होती है. So इनका mechanism of action second messenger associated नहीं है. Now whenever muscarinic receptors और nicotinic receptors are activated तो उसका एक्शन टिश्यूज पर क्या होता है? अगेन ये बात तब समझ में आएगी जब आप ये डायग्राम समझ लेंगे. सो आपको पता होगा कि nicotinic receptors किधर हैं, muscarinic receptors किधर हैं, तो उस हिसाब से उनका एक्शन आपको मालूम होगा. Note that vasodilation is not a parasympathetomimetic response. Obviously we know that that's a sympathetomimetic response. The vasodilation results from the release of endothelium-derived relaxing factor in the vessels mediated by the uninnervated muscarinic receptor. This is too much of detail. You don't have to worry about this. आपको जो बातें इसमें समझने की हैं वो है, as a result, injection of small to moderate amounts of direct-acting muscarinic cholinomimetic often causes tachycardia, whereas parasympathetic nerve discharge to the heart causes bradycardia. Another effect seen with cholinomimetic drugs but not with the parasympathetic nervous stimulation is thermoregulatory और increased sweating basically. और क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि sweat gland जो sympathetic supply है, this is using cholinergic receptor, so you have to remember this. Okay, cardiac muscles में भी there is cholinergic nerve ending parasympathetic supply, so there will be bradycardia. Initially there is tachycardia for different reasons. हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्लॉकिंग भी पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, बट राइट नाउ ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. The tissue and organ level effect of the nicotinic ganglionic stimulation depend on the autonomic innervation of the organ involved. The blood vessels are dominated by sympathetic nervous system. Therefore, nicotinic receptors active. अब ये मैं आपको ना सिंपल करके बात समझाता हूँ. देखें, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि we are using a drug which is cholinomimetic drug, तो ये cholinomimetic ड्रग जो होगी ये हर उस जगह जाके काम करेगी, हर उस रिसेप्टर पे जो एसिटाइल कोलिन वाला रिसेप्टर है, यानी वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी. सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड की इंक्रीज होगी, लेकिन बाकी जो ग्लैंड्स हैं उसमें यहाँ यानी गैंग्लिया के लेवल पर तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन एंड ऑर्गन पर नहीं होगी. देखें एंड ऑर्गन पे क्या है, देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स. एंड ऑर्गन यूटिलाइज कर रहा है नॉरएपिनेफ्रिन को, और नॉरएपिनेफ्रिन यूज करने वाले रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द रिसेप्टर्स व्हिच आर कॉल्ड एड्रीनो रिसेप्टर्स. सो बेसिकली इफ यू आर यूजिंग cholinomimetic drugs, your sympathetic preganglionic firing will be increased. So ये वाला जो रीजन है जहाँ एसिटाइल कोलिन एक्चुअली यूज हो रहा है ये तो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को मैसेज भी देगा, लेकिन अब ये मैसेज एंड ऑर्गन तक कन्वे होता है या नहीं होता ये डिपेंड करेगा एड्रीनो रिसेप्टर की नर्व एंडिंग पर और इसमें से कितना नॉरएपिनेफ्रिन निकल रहा है. सो सिर्फ cholinomimetic ड्रग यूज करने से पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो जाएगा. It will depend upon a lot of different other factors. Okay. Now clinical uses.
Several clinical conditions benefit from an increase in cholinergic activity, including glaucoma. Glaucoma में यूज करते हैं ये, because glaucoma में again you need to know कि glaucoma में आई के जो different parts हैं उसकी autonomic nerve supply क्या है, क्या वहाँ पर parasympathetic activity है, और अगर parasympathetic supply है तो वो आई के different parts और particularly जो muscles हैं उनको क्या supply है parasympathetic, क्योंकि जो भी parasympathetic supply का आई में action है वो action अब increase होने वाला है because we are using sympathomimetic drugs. Okay, Sjogren's syndrome and loss of normal cholinergic activity in the bowel and the bladder. Direct acting nicotinic agonists are used in medicine to assist smoking cessation. Varenicline is the example for that, and to produce skeletal muscle paralysis if somebody, oh my god, that's a toxic use basically, but anyways it's also used therapeutically sometimes. हम डिस्कस करेंगे ये. Indirect acting agents are used when increased nicotinic activation is needed at the neuromuscular junction. Myasthenia gravis में, for example, nicotine and related nicotinoids, which are like nicotine, are used as insecticide despite reported toxic effects on bee colonies. Varenicline is a nicotinic partial agonist. It appears to reduce craving in person. तो basically है ये कि जो स्मोकिंग करते हैं ज़ाहिर है they have a lot of nicotine in the smoke और वो addicted होते हैं, तो varenicline जो है ये nicotinic receptor भी जाके bind करती है और basically जो addiction का phenomena है, जो cravings होती हैं nicotine के लिए, वो ख़त्म होती हैं. ऑब्वियसली ये जो सेक्शन है इट विल मेक मोर सेंस जब हम पर्टिकुलर डिजीजेस डिस्कस कर रहे होंगे. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉगरेन डिजीज या ग्लाकोमा, तब मैं ये बात करूंगा कि व्हाई दीज ड्रग्स आर यूज्ड एंड हाउ दे परफॉर्म देयर एक्शन. बट ओवरऑल आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑल दीज ड्रग्स विल डू वन थिंग, दे विल इंक्रीज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. नाउ ऑल यू नीड टू नो कि अगर हम ग्लाकोमा की बात कर रहे हैं तो आई में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई क्या है, किन किन पार्ट्स को है, क्योंकि जिन जिन पार्ट्स को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई है आई में वो एक्टिविटी अब इंक्रीज होने वाली है. सपोज अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किसी पार्ट को, किसी स्फिंक्टर को डायलेट करता था तो अब वो और डायलेट होगा, अगर स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था तो वो और कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग parasympathomimetic drugs. Okay, now toxicity, obviously if there is overdosage then the same function, जो भी उस जगह पर जो भी function है that will be increased super duper and that can cause toxicity. ये सारी बात थी जो we have been discussing कि direct acting जितनी भी drugs हैं वो क्या कर रही हैं. Now टॉक्सिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू टॉक अबाउट मस्कुरानिक रिसेप्टर की टॉक्सिसिटी एंड निकोटिनिक रिसेप्टर की टॉक्सिसिटी. देखें, अब अगेन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता है कि ओवर एक्टिविटी ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन द आई कैन कॉज मायोसिस, स्पैज्म ऑफ द अकोमोडेशन, bronchoconstriction, excessive GI motility, and contraction, these are all the activities of parasympathetic nervous system. तो अगर आपको parasympathetic system पता है तो आपको ये सब effects पता है. Okay, transient bradycardia, because heart में अगर if you look at this diagram, heart में parasympathetic supply है और अगर आप parasympathetic action को too much strong कर देंगे तो there will be transient bradycardia, heart rate slow हो जाएगा. Muscarine and similar alkaloids are found in certain mushrooms as well, so they also go inside the body, act like cholinomimetic drugs. Okay, इसलिए it's very important not to eat obviously the poisonous mushroom. So never go to a garden, try yourself to picking up mushrooms because you may pick up wrong mushrooms, guys. Then nicotinic toxicity. Toxic effects include ganglionic stimulation and block and neuromuscular end plate depolarization leading to fascic. अब जहाँ जहाँ nicotinic receptors हैं वहाँ और activity neuromuscular junction में है, sympathetic ganglia में है, जहाँ जहाँ nicotinic receptor हैं गड़बड़ हो जाएगी. Okay? CNS toxicity include stimulation including convulsion and stuff. Nicotine in small doses, that is why smoking is strongly addicting. You need it more. In USA, vaping has become a relatively common method of inhaling nicotine. A solution of nicotine with flavors and fragrance is placed in the special cigarette-like holder and vaporized by an electric heater in the holder before being inhaled. The CNS effects are the same as those experienced by the tobacco smokers. So ये एक अगर misconception है, not only in USA but also in Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, I know, ये vapes जो हैं, vaping का phenomena ऐसा समझा जा रहा है कि it is an alternative to smoking. तो लोग इसको कह रहे हैं भाई हमने स्मोकिंग से जान छुड़ा ली, बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं आजकल हम वेपिंग, भाई उसके CNS इफेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे स्मोकिंग के हैं, सिगरेट्स है. तो अब एक दो और टेबल हैं जो यहाँ बने हुए हैं, उन पर नज़र डालना ज़रूरी है. सो हैव अ
look at this table for example, you need to know कि अगर हम कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, यानी ऐसी ड्रग जो कोलिनो रिसेप्टर पर एगोनिस्ट हैं, यानी ऐसी ड्रग जो एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन करती हैं, या वो डायरेक्टली रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं, या वो एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं, तो उनका डिफरेंट ऑर्गन्स पर एक्शन क्या होगा। सीएनएस पे अगर बात करें तो सीएनएस में दोनों रिसेप्टर्स हैं, मस्कुरानिक रिसेप्टर भी हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर भी हैं, और स्मॉल डोजेज में निकोटिनिक स्टिमुलेशन कॉजेज मूड एलिवेशन, सो पीपल आफ्टर स्मोकिंग फील गुड फॉर एग्जांपल, अलर्ट रहता है बंदा, लेकिन एडिक्शन इज अ प्रॉब्लम। ओके, आई में क्या इशू होगा, देयर आर मस्कुरानिक रिसेप्टर्स इन द मसल ऑफ द आइरिस एंड द सिलियरी मसल, और रिस्पॉन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस विच मीन्स मायोसिस, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल विच मीन्स अकोमोडेशन फॉर नियर विजन, आपका लेंस गोल हो जाता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा कोलिनोमाइमेटिक ड्रग यूज करेंगे तो आईज में आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड, सिवियर मायोसिस एंड सिवियर कॉन्ट्रैक्शन एंड साइक्लोस्पैज्म ऑफ द सिलियरी मसल। हार्ट में वी हैव इन ऑल दीज एरियाज मस्कुरानिक रिसेप्टर्स, ऐसे नोड में भी, एट्रियम में भी, वेंट्रिकुलर, एंड ऑल ऑफ देम डिक्रीज द रेट, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी। ब्लड वेसल्स में मस्कुरानिक रिसेप्टर, ब्रोंकाई में मस्कुलरिक रिसेप्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन। अब देखें, this is the effect of acetylcholine in bronchi. So if there is acetylcholine, it will act on muscarinic receptor on bronchi and it will lead to bronchoconstriction. इसीलिए कहीं मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि if there is a toxic effect of muscarinic activity, there will be bronchoconstriction. See, क्योंकि यही एक्शन है ना acetylcholine का, तो अगर टॉक्सिसिटी होगी तो यही एक्शन सीवियर हो जाएगा। So this is a very high yield table. किस ऑर्गन पर कौन सा कोलिनोरिसेप्टर मौजूद है। कोलिनोरिसेप्टर दो ही तरह के हैं, दे आर आइदर मस्कुरानिक और निकोटिनिक। तो ये दो जो रिसेप्टर्स हैं, या इन तमाम ऑर्गन्स पर, you'll talk about muscarinic or you'll talk about nicotinamic, which is in the skeletal muscle for example, which is also in the ganglia where preganglionic and the postganglionic fibers are synapsing, ये ganglia, ठीक है। तो ये एक्शन पता होने चाहिए, रिसेप्टर किस ऑर्गन पे कौन सा रिसेप्टर है और रिस्पॉन्स क्या होगा। इफ यू नो दिस यू आर गुड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट माइमेटिक्स। ये सारे रिस्पॉन्सेज ऑगमेंट हो जाएंगे इफ यू आर यूजिंग अ माइमेटिक टू एसिटाइलकोलिन और एगोनिस्ट टू एसिटाइलकोलिन। Okay, let's now talk about, these were all the direct acting. Now we have to understand indirect. Indirect सिर्फ बात ये है कि देखो ये सेल है, ये रिसेप्टर है जो कोलिनो रिसेप्टर है, इस पर बाइंड करना है एसिटाइलकोलिन ने, और ये एक मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, इसका काम था एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करना। अब आपने इसी को ब्लॉक कर दिया, तो ये ब्लॉक करने वाली चीज़ को जब ब्लॉक करोगे तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, ज़्यादा एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और इसका एक्शन होगा। सो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रही, लेकिन एसिटाइलकोलिन की डिस्ट्रक्शन को स्टॉप कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं, ताकि इसका लेवल बढ़ जाए। ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्ट यहाँ काम नहीं करती बल्कि पीछे लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं, ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। अब जो बात रह गई करने वाली डिस्कशन वो सिर्फ इतनी सी है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो एगोनिस्ट हैं उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं और वो क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशन है। बिकॉज देखें, एक बात समझें कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि वो डायरेक्टली सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते, वो इनडायरेक्टली, जैसे कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करेंगे तो इनडायरेक्टली दे आर इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, और बेसिकली इसका जो एक्शन है एसिटाइलकोलिन का वो एम्पलीफाई हो जाएगा। सो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट एक्टिंग। लेकिन इफेक्ट्स तो वही होंगे ना यार, क्योंकि अल्टीमेटली रिसेप्टर कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है वो तो वही कोलिनो रिसेप्टर है, वो तो वही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, यही सारे इफेक्ट्स होंगे। ओवरडोज से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी वैसे ही होंगे जो एसिटाइलकोलिन से हो रहे थे। सो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी मोर और लेस रिमेन्स द सेम, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है दीज आर डिफरेंट। सो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, बट by and large they are divided into two classes. Number one, carbamic acid esters which are also called carbamates, and phosphoric acid esters which are called organophosphates. इसकी poisoning भी बहुत common है because ये insecticides में होता है. Now these drugs are actually acetylcholine esterase inhibitor, जो मैं आपको शुरू से चीख के बता रहा हूँ कि acetylcholine esterase को inhibit कर दें तो इनका level बढ़ जाता है. Neostigmine is a prototype of carbamatase category.
whereas parathion is a prototype of organophosphate category. ठीक होगी बात. A third class has only one clinically useful member, which is called adrophonium, is an alcohol. It's not an ester. Both of these are esters. Carbamates are also esters, and organophosphates are also esters. लेकिन adrophonium is not an ester. It's an alcohol. यानी इनका जो functional group है organic chemistry में, it's a different one. It's alcohol functional group, and it's a very short duration of action. So ये तीन classes आपको याद रखनी है, ये नाम याद रखने हैं. Mechanism of action मैं आपको बता चुका हूँ कि basically they amplify the effect of acetylcholine. That's what you have to remember, to be honest. Effects will be the same. They are parasympathomimetics. So by inhibiting the cholinesterase, these agents cause increase in the concentration of the half-life of acetylcholine, and therefore their effects are increased, okay? And they are simply increasing the parasympathetic activity in the body, just like we discussed for these direct acting parasympathomimetics. Clinical uses. The clinical application of acetylcholinesterase inhibitors are predictable from a consideration of the organ and the disease that benefit from the activation of or an amplification of cholinergic activity. यानी जब कभी आपको acetylcholine की presence, इसकी half life, इसका action ज़्यादा चाहिए होगा, enhanced चाहिए होगा, उस condition में हम ये acetylcholinesterase inhibitors use करेंगे. और कार्बामेट्स जिनकी एग्जांपल्स हैं नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, पारिडोस्टिग्मीन एंड एम्बिनोनियम आर यूज्ड. They're the commonly used ones in myasthenia, for example, जिसमें we need more acetylcholine. Myasthenia gravis इसकी example है. It's an autoimmune disorder, myasthenia gravis, जिसमें acetylcholine को हमें बढ़ाना help करता है patient को, obviously neuromuscular junction पे. That's why it's a very very important step to increase the activity of acetylcholine, and one way is simply reducing the levels of acetylcholine esterase inhibitors. Okay, then rivastigmine, a carbamate as well, and several other cholinesterase inhibitors are also used in Alzheimer's, and some carbamates are used in agriculture. ये तो agriculture use हो गया, not related directly to medicine. Two organophosphate used in medicine are malathion. It's an scabicide. Scabies के organisms को kill करता है, and metrifonate, which is an anti-helminth. So these are used. Otherwise, they are also used in pesticides. तो बेसिकली यहाँ भी पेस्टिसाइड की तरह ही काम कर रहा है. स्केबीज को खत्म कर रहा है और हेलमिन्स को खत्म कर रहा है. एड्रोफोनियम इज यूज्ड फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज. सो ये हम डिस्कस करेंगे इन जब एनेस्थीसिया वगैरह की बात करेंगे. ओके, टॉक्सिसिटी विल बी सेम. यही सारे इफेक्ट्स जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए थे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स के या पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स के, उन्हीं की एग्जेजरेशन होगी एज अ टॉक्सिक इफेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ रहे हैं. नाउ इन एडिशन टू देयर थेरेप्यूटिक यूज, सम acetylcholinesterase inhibitors have clinical importance because of accidental exposure to toxic amounts of pesticide. The use of extremely potent drugs in this class are of importance because of potential use in terrorist and criminal attacks. The most toxic of these drugs, parathion, can be rapidly fatal if exposure is not immediately recognized and treated. So they can be sometimes very, very toxic, okay? After a standard protection of the vital signs, which is the first step, obviously, respiration, pulse rate, and all these things, blood pressure, the antidote of the first choice is antimuscarinic. Now, it should make sense to you, because what is the problem? The problem is too much acetylcholine. So, ये receptor पे जाके काम करेगा. तो how about if we block the receptor? मस्क्यूरानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें एंटी मस्क्यूरानिक यूज करके. इसकी एक एग्जांपल है एट्रोपिन. तो भले ही अब लेवल एसिटाइलकोलिन का बढ़ा हुआ है, रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा क्योंकि आपने रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया है. सो एट्रोपिन कैन बी यूज्ड फॉर एग्जांपल. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन फार्माकोलॉजी कि अगर एसिटाइलकोलिन ज्यादा है तो एंटी मस्क्यूरानिक रिसेप्टर यूज कर लें. एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर भी यूज कर सकते हैं, बाय द वे, बिकॉज एसिटाइलकोलिन ऑल्सो वर्क्स ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स. ओके, right. Immediately after binding to the cholinesterase, most organophosphate inhibitors भी basically use किए जा सकते हैं. They can be removed from the enzyme by the use of generic compounds such as pralidoxime. ये चीज़ें अभी context में इसलिए नहीं बैठेंगी क्योंकि हमने ये chapters अभी पढ़े हुए नहीं हैं. We'll discuss them जब हम blocking agents की बात करेंगे. Okay. Now, because their toxicity and short persistent in the environment, organophosphates are used extensively in agriculture and insecticides के तौर पे इनको use करते हैं. Also as anti-helminths. Some of these agents such as malathion and dichlorvos are relatively safe in humans because they are metabolized rapidly to inactive products, but not in insects. Humans में तो ये they are
मेलाथायोन फॉर एग्जांपल किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मेलाथायोन हम यूज भी करते हैं एज एन स्केबिसाइड इन ह्यूमन बींग्स. And the signs and symptoms of the poisoning include increased parasympathetic activity. डंबल से इन्होंने इसको एब्रीविएट किया है. डायरिया होगा, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, के सारे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स हैं. इंक्रीज स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, बिकॉज स्वेटिंग ग्लैंड्स की तरफ भी आपका कोलिनो रिसेप्टर्स मौजूद हैं. ओके, सो दैट्स बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देखो, बात यह है कि स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट, आपको जब चैप्टर का नाम सामने आए तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक एक वर्ड का मतलब क्या है, इफेक्ट्स क्या होंगे, किन रिसेप्टर्स की बात हो रही है. ऐसे ही समझ में आएगी फार्माकोलॉजी, वरना समझ में नहीं आएगी. अब जैसे मिसाल के तौर पे नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने डिस्कस करना है, द नेक्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली गोइंग टू बी द कोलिनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स. इस चैप्टर में, इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमने बात की कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटर्स की, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ब्लॉकर्स की. सो विल टॉक अबाउट द ब्लॉकर्स लेटर ऑन. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू ईच एंड एवरी ड्रग, its mechanism of action, and in which clinical disorder it is actually used, and what is the pharmacokinetic and toxicity profile. So this table is everything that we have also discussed here. First I would suggest कि आप ये अपना concept build करें. Once you have built the concept and mastered, देखो ये 5 chapters हैं autonomic pharmacology के, पहले ये 5 चैप्टर्स पढ़ लें. फिर मैं काम ही करूंगा, एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा. ये वाले जो टेबल्स हैं इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे. हर चैप्टर के एंड में ये टेबल्स हैं. वी विल डिस्कस देम एज अ सेपरेट कैटेगरी. जैसे अगर इसको हम यहाँ देखें, सो हर ड्रग का नाम लिखा हुआ है और फिर उस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात हुई है, उसकी क्लिनिकल यूजेजेस, फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिसिटी. विल टॉक अबाउट देम. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस टेबल इज समराइजिंग कोलिनोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग. सो बेथेनेकॉल इज अ डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलानिक एगोनिस्ट, पाइलोकार्पिन, मस्क्यूरिन किस तरह काम करते हैं. सो ये हम इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे. ओके, पहला मेरा पर्पस ये है कि आपको ये तमाम चैप्टर्स इस तरह समझ में आ जाएं कि आपको नींद से उठाकर भी अगर कोई पूछे ना कि बताएं जी एसिटाइलकोलिन किन किन रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए, आप पूरा याद हो जाए. सो वंस वी गो थ्रू ऑल 5 चैप्टर्स, देन विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ड्रग. उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे. ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून.